नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। रायपुर दक्षिण विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा की हार के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने हार के बड़े अंतर को और मार्जिन को लेकर अपने प्रभारी और नेताओं से चर्चा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसकी समीक्षा की जाएगी। इसे लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी एक ही मामले में एकमत होती है और वो है गांधी परिवार की सेवा, गांधी परिवार की चाकरी और गांधी परिवार के निर्देश को मानना। इनका काम केवल लड़ना है, ये बने ही लड़ने के लिए हैं। अंतरकला साफ नजर आ रही, इसमें मैं थोड़ा सहमत हूं। उसमें तो अंतरकला ही रहती है, चुनाव से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी एक ही मामले में एक मत होती है, वो है गांधी परिवार की सेवा, गांधी परिवार की चाकरी, गांधी परिवार के निर्देश को मानने में। जैसे वो धुंध हटता है वो काम को कर लेते हैं, फिर लड़ते रहते हैं अपना। उनका काम ही लड़ना है, बनी लड़ने के लिए है। कोई आंतरिक कलह बाह्य कलह रोज दिखता हो तो ऐसा है। कांग्रेस के बड़े नेताओं को छत्तीसगढ़ का अभी अध्ययन नहीं है। वो अभी पर्यटन में चल रहे हैं गांधी परिवार के निर्देश में। क्या 17-18 सीट पाए हैं? क्या कितना पाए हैं महाराष्ट्र में? वहां पर्यवेक्षक बन के गए थे, पिक्चर देख के आ गए। तो पिक्चर देखने गए थे तो ऐसे घूम घूम के पिक्चर देख रहे हैं वो लोग। कभी यूपी में जाकर पिक्चर देख लेते हैं, कभी छिन्न माता का दर्शन करने, क्या बोलते हैं इसको, झारखंड चल देते हैं। यही काम है। तो उनका जब बाहर है तो अध्ययन कहां से रहेगा तत्कालिक घटनाक्रमों का। इसलिए उनकी बातों में कोई गंभीरता नहीं। और वही दीपक बैज ने बजट को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है और साथ ही अक्षय चंद्राकर के बयानों पर भी पलटवार किया है। उन्होंने बजट को लेकर कहा कि पिछले साल का बजट कहा गया, धरातल पर बजट दिखाई नहीं देता। ग्राम पंचायत के फंड में पैसा है, नगरीय निकायों के खंड में पैसा है, बजट का पैसा कहाँ गया? यह सरकार से मैं सवाल पूछता हूं। आगे उन्होंने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर कि अब बृजमोहन अग्रवाल तय करेंगे कि मंत्री कौन बनेगा। आखिर पिछले साल भर का बजट का पैसा गया कहां? अभी तक जमीन में 1 रुपए नहीं, ग्राम पंचायतों में पैसा नहीं, ना नगरीय निकाय में पैसा नहीं। अभी तक तो कुछ भी 0 पैसे, कहीं पे भी काम नहीं हुआ है। आखिर सरकार का इतना बड़ा बजट गया कहां, मेरा सवाल। दूसरा चीज, सरकार पिछले सरकार के नाम बदलने और उनकी योजनाओं को बंद करने और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उनको जांच बिटाने, इसके अलावा सरकार ने कुछ भी नहीं किया। बल्कि 32,000 करोड़ रुपए से अधिक 6 महीने में कर्ज ले लिया है। आखिर छत्तीसगढ़ को इस सरकार कहां ले जा रही है? नए बजट से सरकार को कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि कौन सा मोदी गारंटी इस सरकार ने लागू किया है? बल्कि इस सरकार ने तो मनपसंद ऐप जैसे योजनाएं लागू की है, उनकी गारंटी तो कुछ दिख नहीं रहा है। क्या मनपसंद ऐप ये भी मोदी गारंटी में शामिल है क्या? हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाह रहे हैं। सुनील जी जीते हैं, क्या लगता है कौन बने? अब तो ऐसा है कि 1 अनार 100 बीमार का स्थितियां भारतीय जनता पार्टी में निर्मित है। एक तरफ अजय चंद्राकर जी, हमारे माननीय नेता अजय चंद्राकर जी प्रदेश के नेता है, वो आजकल ज्यादा उतावली है और मंत्री पद के लिए ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। और दूसरे अभी नए चुनाव जीत के सुनील सोनी जी, हमें उम्मीद है कि भैया उनको मंत्री बना देंगे और कई लाइन में है। तो आखिर सरकार एक तो अपने विभागों का सही तरीके से जिम्मेदारी निर्वहन नहीं कर पा रहे उनके मंत्री और मुख्यमंत्री तक। उसके बाद दो मंत्रियों के विभागों को अपने पास रखना और उन विभागों को बोझ तले दबना, मैं समझता हूं कि यही कारण से पूरी तरह सरकार नाकाम हो चुकी है। और लगभग 1 साल पूरे होने जा रहे हैं सरकार का, और अभी तक किसी भी विभाग में कहीं भी कोई प्रशासनिक कसावट नहीं है, न ही किसी विभाग में किसी तरह की योजनाएं जनता के लिए लागू की गई है। मतलब पूरी तरह से ये सरकार साल भर
अपने विभागों को मंत्री से लेकर पूरा अपने विभाग को लेकर सिर्फ बैठ गए हैं और कोई कार्य योजना जनता के लिए नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार को बचे हुए जो 2 मिनिस्टर हैं उनको तत्काल गठन कर देना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं अंदरूनी अंतरकला और गुटबाजी से जूझ रही है ये सरकार, इस वजह से अभी तक नियुक्ति नहीं कर पा रही। मुख्यमंत्री विष्णु देवसाई एक दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं, जहां एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि वो संविधान दिवस मनाने वाले हैं और एक बड़ा आयोजन राजधानी में होगा। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि संविधान को संशोधित 50 सालों में कांग्रेस पार्टी ने कितनी बार किया है, उसे याद कीजिए। कांग्रेस का चरित्र पूरा देश जानता है। हाँ, कल संविधान दिवस मनाएंगे, 75वां संविधान दिवस, और उसमें कार्यक्रम आयोजित है। अपना मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होगा और वहाँ से अम्बेडकर चौक तक पद यात्रा है। हमने अभी तक संविधान का संरक्षण किया है, हमारी वजह से संविधान आजादी के 75 साल में इतना संशोधन कर चुके हैं और जब उनके अनुकूल नहीं रहा तो अनावश्यक रूप से भी संशोधन किए हैं, ये पूरा देश जानता है। दिव्यांग संघ पिछले कई सालों से अपनी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहा है और अब संघ के द्वारा 3 दिसंबर को बड़ा पैदल मार्च किया जाना है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है, जो कि जिसकी बहिष्कार करते हुए दिव्यांग संघ के द्वारा मरीन ड्राइव से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक पैदल मार्च निकाला जाएगा और अपनी 6 सूत्रीय मांगों को सरकार से पूरा करने की मांग की जाएगी। साथ ही जब तक यह मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रखा जाएगा। इसी कड़ी में दिव्यांग संघ के सभी जिलों के अधिकारी आज रायपुर कलेक्ट्रेट गार्डन पहुंचे, जहां आगामी 3 दिसंबर को होने वाले पैदल मार्च को लेकर रणनीति तैयार की गई। जो बनता है मेडिकल बोर्ड से ही बनता है, कहीं न कहीं वहाँ धांधली है। अब ये लेन देन का मामला स्पष्ट है मैडम, क्योंकि प्रमाण पत्र कोई बाजार में या कोई दुकान में नहीं मिलता। डॉक्टर सर्टिफाइड करते हैं, डॉक्टर के ऊपर ही डिपेंड है। और कई जगह तो देखने को मिला था कि जो जायज में वो अगर 50% के लायक हैं, लेकिन उसको 40% दिया जाता। कहीं पर भी 50-80 के लायक है तो उनको 90 दिया जाता। तो कहीं न कहीं इसमें धांधली हुआ है। शासन को संघ के माध्यम से कई बार अवगत करा चुके हैं अपने अपने जिले में। संघ के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार क्यों हम लोगों के ऊपर वो दायित्व क्यों नहीं निभाते, और तो सभी लोग देते हैं ना। जैसे महतारी वंदन योजना में दिव्यांग महिला है, 18 से ऊपर हो गए वो तो महिला ही कहलाएंगे ना, तो उनको वंचित कर दिया गया है। इनके बारे में भी संघ के माध्यम से कई बार अवगत कराया। सारी मांगों को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ के दिव्यांग साथीगण रायपुर आ चुके थे और सीएम तक कहीं न कहीं आवाज गया। माननीय महोदय जी ने हमारे संघ के पदाधिकारियों को बुलाए, आश्वासन दिए। हम लोग हंसी खुशी के साथ, एक उम्मीद के साथ वापस हो गए, लेकिन आज तक न कोई मांग पूरा हुआ। जबकि बाकी कई ऐसी योजना है जिसमें अनावश्यक रूप से शासन खर्चा कर रहे, जो खा सकते हैं, कमा सकते हैं, उनके लिए सरकार के पास पैसा है। अच्छी बात है, दो, 1,000 नहीं 1 लाख दो, हमें कोई आपत्ति। लेकिन जो निःशक्त जन है, विकलांग है, दिव्यांग है, केवल नाम बदला है मैडम। कुछ दिन पूर्व विकलांग कहते थे, फिर निःशक्त जन हुआ, फिर दिव्यांग हुआ। नाम बदला है, सिस्टम नहीं बदला है। आज भी सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जो 6 मांगे पूरी करे, और तत्काल पूरा होगा तभी वहां से हटेंगे, नहीं तो आर पार की लड़ाई होना तय है। और इसकी तैयारी के लिए आज जितने भी हमारे जिले अध्यक्ष हैं, जिले के प्रमुख यहाँ पे प्लानिंग करने के लिए आए हैं। एक बात और कहना चाहूँ कि कई एक संस्था है, कई हमारे दिव्यांग साथी लोग जुड़े हैं। आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने अधिकार के लिए आप लोग 3 दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस में अपना उपस्थिति रायपुर में दे और अपने अधिकार की लड़ाई में सहयोग प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत। मैं हेमंत साहू,
जिला अध्यक्ष है दिव्यांग संघ राजनांदगांव। संख्या में मैडम ऐसा है कि उनका तो आकलन का जो अभी हमें बहुमत मतलब रुझान मिल रहा है फोन के माध्यम से, पर्सनल बात से, और आज जो बैठक की जो रुझान मिला है, क्योंकि ये बैठक मेरे ख्याल से रायपुर में पहले बार हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में हमारे जिला अध्यक्ष लोग यहाँ पे आए हैं। उम्मीद है कि 80% जो हमारे दिव्यांग है पूरा, उसमें के सभी लोग आएंगे, 20% नहीं आ पाएंगे। महिलाएं आएंगे मैडम, उसमें भी 50% तो महिला ही रहेंगे। मैं हेमंत साहू, अध्यक्ष जिला दिव्यांग संघ राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मेरा नाम रामलाल साहू है। मैं दिव्यांग सेवा संघ के संरक्षण पद पर सुशोभित हूँ। जैसी बात है कि फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र में आज हमारे संघ के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में, राजधानी में फर्जी दिव्यांग के संदर्भ में एक मुहिम छेड़ रखे हैं कि सरकार से ये मांग रखते हैं कि शासन फर्जी दिव्यांग का चिन्हांकित कर बाहर की, अर्थात मेरे बोलने का तरीका यह है कि दिव्यांग कैटेगरी में जितने भी प्रकार के दिव्यांग है उसको मेडिकल बोर्ड से अपना मेडिकल जांच करवाएं और जितने भी दोषी दिव्यांग पाए जाते हैं उसको बहिष्कृत करें और उनके बदले में दूसरा पढ़े दिव्यांग को नौकरी में स्थान दे। मेरा यही कहना है। 6 सूत्री मांग हमारा ये है। पहला तो मांग है जो वास्तविक दिव्यांग का हक छीन करके फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके अपना जो नौकरी कर रहे हैं, जैसे कि अवगत करा चुके हैं, एक बार और कराते हैं। डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट लेकर के चपरासी तक के फर्जी नौकरी कर रहे हैं। उनके खिलाफ शासन प्रशासन से हमने गुहार लगाए हैं, पत्राचार सभी जगह हम किए हैं, लेकिन आज तक सिर्फ कागजी घोड़ा ही दौड़ाया गया है। ये पहला मांग है कि फर्जी दिव्यांगों के ऊपर कार्रवाई हो और उनको अगर गलत पाया जाता है कार्रवाई के समक्ष तो उनको बर्खास्त करे। दूसरा मांग ये है हमारा जो पेंशन संबंधित है, जैसे कि परिपूर्ण हमारे छत्तीसगढ़ राज्य जो है खनिज संपदा से परिपूर्ण है। 500 रुपये देते हैं महीना में। 500 रुपये में तो एक महीने का मोबाइल भी रिचार्ज नहीं होता है। कम से कम 5000 रुपये का हमारे सर्व दिव्यांग जितने भी छत्तीसगढ़ के भाई बहन हैं उनकी ओर से हम मांग रखे हैं। और तीसरी मांग हमारा ये है जो युवती दिव्यांगता के कारण बेचारी लोगों की शादी नहीं हो पाती है, ऑलरेडी 30 साल 35 साल 40 साल उम्र घोर अपने बैठे हैं, उनको दिव्यांग वंदन का फायदा होना चाहिए, जैसे महतारी वंदन में 1000 रुपये देते हैं। उसी प्रकार से चौथा मांग है जितने भी हमारे पढ़े लिखे युवा जो हमारे साथी है दिव्यांग भाई बहन, उनको विशेष भर्ती होता है दिव्यांगों के लिए, उसका तुरंत विज्ञापन जारी करे। क्यों न चपरासी की पोस्ट से लेकर कलेक्टर का पोस्ट तक तुरंत विज्ञापन जारी हो। और उसी प्रकार से एक अपना मांग है जो दिव्यांग भाई बहन जो लोन लिए हैं कोरोना काल के पूर्व, उनका कर्जा माफी किया जाए, क्योंकि किसानों का जब 12,000 करोड़ का जब कर्जा माफ किया जा सकता है तो दिव्यांगों का खूब से खूब 30-35 करोड़ रुपया होगा, ज्यादा नहीं होगा। ये मेरा आंकड़ा है, उसको भी माफ किया जाए, हमारे शासन से मांग है। और ठीक उसी प्रकार से जो एक गवर्नमेंट जॉब में जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको 3% आरक्षण का पदोन्नति में बिल्कुल शामिल करे। सिर्फ इन लोग बोलते बस है लेकिन कहीं पर भी लागू नहीं हुआ है। इस प्रकार से हमारा 6 बिंदु पे मांग है। और जैसे कि पेंशन का बीपीएल का बाध्यता है उसको खत्म करे ताकि वास्तविक जो दिव्यांग भाई बहन उनको फायदा हो। इस प्रकार से हमारा 6 बिंदु का मांग है। और इसी बिंदु के मांग पर हम लोग दिव्यांग विश्व दिवस को बहिष्कार करते हुए यही है कि हम पिछला 2-3 आंदोलन तो कर चुके हैं पूरे छत्तीसगढ़ में और यहाँ रायपुर में। हमारी जो 6 सूत्री मांग है जिसको शासन हम लोग को केवल पिछली आंदोलन में प्रस्ताव देकर हमको एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया, उसके बाद से मतलब 15 दिन का आश्वासन देने के बाद आज दिनांक तक कुछ हुआ नहीं है। इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ के दिव्यांग आक्रोशित है और 3 दिसंबर को हमारा एक बार फाइनल लड़ाई हो जाए शासन से, करो या मरो की स्थिति है। क्योंकि जब तक हम अब आंदोलन में उतरेंगे नहीं तब तक शासन हमको कुछ देने वाला नहीं है। तो इसलिए हम लोग इस बार का 3 दिसंबर जो विश्व विकलांग दिवस है उसका बहिष्कार करते हुए रायपुर में मरीन ड्राइव से पैदल मार्च करेंगे मुख्यमंत्री निवास तक। और अपनी मांग जब तक हम पूरा नहीं पालेंगे तब तक हम ये आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। आज सभी जिले से कलेक्ट्रेट गार्डन पहुंचे हैं, आज सब लोग कलेक्ट्रेट गार्डन की पहुंचे हैं, क्या है?
हमारा आज का मकसद ये है कि हम इस योजना बनाने के लिए कि बैठे हैं कि आगे हमको कैसे करना है और संबंधित जिलों से कितने दिव्यांग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, सभी के साथ पूरी प्लानिंग हम यहाँ पर करने वाले हैं, ताकि हम उस दिन जब यहाँ आंदोलन के लिए आए हैं तो हम समस्त संसाधनों से पूर्ण रहें, ताकि हम अगर एक दिन रुकना पड़े, 2 दिन रुकना पड़े, पूरा महीना। और खबर कांकेर से है, जहां सभी स्थानों से नक्सल पीड़ित परिवार एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया। उनके अनुसार राज्य और केंद्र सरकार वादे तो करती है पर मांगे पूरा नहीं करती। कई मुद्दों और मांगों को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन उनकी मांगों को दरकिनार कर दिया जाता है। इसी के विरोध में चलते धरना प्रदर्शन किया गया और पीड़ित परिवार द्वारा कहा गया कि अगर 90 दिवस के अंदर उनकी मांगे सरकारें पूरी नहीं करती है तो सभी नक्सल पीड़ित परिवार द्वारा कांकेर से रायपुर तक पैदल रैली निकालकर मुख्यमंत्री आवास के आगे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और पैदल रैली में किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मैं धीरेन्द्र साहू नक्सल पीड़ित परिवार से हूँ। नक्सल पीड़ित परिवार के लिए छत्तीसगढ़ शासन और केंद्र शासन पुनर्वास नीति बनाई है, जिसमें बच्चों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान रखा गया है। वह केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, प्रयास विद्यालय में भी प्राथमिकता देने का प्रावधान रखा गया है, लेकिन अभी तक वो जो सुविधा हमको नहीं मिल पा रहा है। उसी आधार पे अपना जमीन जो है मकान बनाने का देने का प्रावधान है, वो भी अभी तक कुछ को मिला है, कुछ को नहीं मिला है। और कुछ ऐसा तो गृह ग्राम से जो नक्सली जो गांव से भगा दिए है, उसको ग्राम पंचायत जो प्रमाण पत्र दे रहे हैं, उस प्रमाण पत्र को पुलिस प्रशासन नहीं मार रहे। तो हम चाह रहे हैं कि जो जितने भी गृह ग्राम से जो भगाए गए परिवार है, उसको भी प्रमाण पत्र को मान्य करके जो पुनर्वास नीति है उसका भी उसको लाभ मिलना चाहिए। और कुछ ऐसा जैसे जो भगाया गया है या घायल है उसको नौकरी से वंचित रखे है, तो हम चाह रहे हैं उसको भी नौकरी मिलना चाहिए। और सर हमारा एक मांग और है कि जिस प्रकार जो नक्सली समर्पण कर रहे हैं उसको तत्काल नौकरी दे रहा है, तो हम भी चाह रहे हैं कि जितने भी पीड़ित परिवार को जो नौकरी मिली है, लेकिन वो नौकरी जो है योग्यता अनुसार नहीं है, तो हम चाह रहे हैं कि आज के डेट से जितने भी पीड़ित परिवार को जो नौकरी मिली है उस नौकरी की योग्यता जो रखती है सुधार पे उसको नौकरी में बदल दिया जाना चाहिए। यह है कि मनपसंद जगह जहाँ भी चाहो वहाँ मकान बना के देंगे। तो प्रदेश के जितने पीड़ित परिवार भाई उसका कहना है कि हमको एक ही जगह बसाए। ये अपना कुछ मांग है सर, इसके लिए आज सम्मेलन हुआ था और सम्मेलन में तय किया गया अगर हमारी ये मांग पूरा नहीं होगा तो आगे और कुछ आंदोलन रायपुर में जाके करेंगे। आज ये जो सम्मेलन में जो चर्चा हुई है इसका हम 1 सप्ताह में हम लोग वहाँ जाकर गृह मंत्री निवास में ज्ञापन सौंपेंगे और मांग को पूरा करने के लिए। मेरा नाम हिरणमय विश्वास, मैं कांकेर जिला पखानजोर में रहता हूँ। मैं एक बंगाली हूँ, जो कि शासन से हमारा कोई मांग नहीं है। शासन जो मांग हमारे लिए पारित किए गए हैं वो व्यक्ति तक नहीं पहुँच रहा है, कागज नहीं पहुँचा है। जैसे शासन ने प्रथम प्राथमिकता दे दिया कि नक्सल पीड़ित परिवार या आत्मसमर्पित नक्सल पीड़ित परिवारों को योग्यता अनुसार नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी दिया किसी को नहीं दिया। जिसको दिया वो कॉलेज कंप्लीट किया है तो उसको चपरासी में, कोई जंगल में डाल दिया, कोई किसी हॉस्टल में डाल दिया, कोई बच्चों को टट्टी सफाई करने के लिए लगवा दिए। ये कोई नीति है क्या? लिखा है योग्यता अनुसार काम देंगे, नहीं दिया। कोई लोगों को गोपनीय सैनिक में रखा गया, उसको पेट चलाने के लायक बना दिया, वो भी छीन लिया, उसको भी निकाल दिया। मैं विनती करूंगा, प्रार्थना कर रहा हूं कि उनको भी उसी काम में बहाल की जाए। विधवा महिलाओं से रक्षाबंधन कराए, खुशी की बात है। महिला लोग उनका बहन है और महिलाओं का दादा है, वो भाई है, वो खुद आकर देखे विधवा महिला की वर्तमान स्थिति क्या है और क्यों लोग रोड में दौड़ धूप कर रहे हैं, क्यों रो रही है। ये जो साहू जी ने बोला है नक्सल पीड़ित परिवार बच्चों कॉलेज तक पढ़ाने के लिए मुआवजा शासन प्रशासन देंगे, उसको छात्रवृत्ति भी देंगे। आज तक हमारे परिवार में किसी को नहीं मिला। बहुत सारे लोगों को मतलब 100%। मैं कुलेश कुमार कुंजाम, ग्राम आमझर, थाना खल्लारी, तहसील नगरी, जिला धमतरी से हूँ और हम लोग धमतरी जिला से बिलोंग रखते हैं। हमारे यहाँ भी 28 से 30 परिवार नक्सल पीड़ित परिवार हैं, जिसमें हमें लगभग प्रायः सभी को नौकरी मिल चुका है योग्यता अनुसार, जैसे भी हो कर रहे हैं। लेकिन केंद्र एवं राज्य सरकार पुनर्वास नीति के तहत हमें आवास सुविधा नहीं हुआ है और ना ही हमारे बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला अभी तक के नहीं किए हैं। हम लोग तो 11-12 से
पीड़ित परिवार है। कहीं जगह अच्छे से स्कूल में दाखिला करना चाहती हो, नहीं हो पाता। प्रमाण पत्र रहने से हमें। खबर रायपुर से, जहां आपराधिक गतिविधियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 1.5 महीने में आपराधिक गतिविधियों की संख्या बढ़ी है और महिलाओं के प्रति आपराधिक घटनाओं में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कुछ ही दिन पहले गुड़ग्यारी थाना क्षेत्र अंतर्गत गैंग रेप का मामला सामने आया है। ताजा मामला टिकरापारा क्षेत्र का है, जहां 26 वर्ष की युवती के साथ जबरन घर में घुसकर दुष्कर्म किया गया। तो वहीं पुलिस ने अपराधी अभिषेक दुबे को गिरफ्तार कर लिया है और बीएनएस की धारा 64 और धारा 333 के तहत कार्रवाई कर रही है। थाना अंतर्गत आरोपी अभिषेक दुबे उम्र 34 वर्ष निवासी देवपुरी टिकरापारा के विरुद्ध एक प्रार्थिया ने यह रिपोर्ट लिखवाया था, जिसे पर से धारा 64 बीएनएस के तहत टिकरापारा अपराध भी दर्ज किया गया है। प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसमें गौरेला पेंड्रा बरपाही जिले के तिपान नदी में बने पुल का निचला हिस्सा वेस्ट वेयर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे कि आवागमन करने वाले लोगों के ऊपर खतरा मंडराने लगा है। पुलिया के साइड शोल्डर में भी सुरक्षा की दृष्टि से रेलिंग नहीं लगाई गई है, जिससे आए दिन वाहन सवार लोगों की एक्सीडेंट और मवेशियों की पुलिया के ऊपर से नीचे गिरने की घटना बनी रहती है। तालाब यह है, माफ कीजिएगा, हालत यह है कि अगर समय रहते इसका मरम्मत कार्य नहीं किया गया तो आगमन बंद होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल मेटका से मरपाही विधानसभा क्षेत्र की जोड़ने वाली PMGSY योजना के अंतर्गत बनी सड़क मार्ग है, जहां पिपरिया गांव के तिपान नदी में बना ये पुलिया का निचला हिस्सा वेस्ट वेयर पानी के तेज बहाव के कारण टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया। क्या नाम है भाई? राजकुमार। कहाँ? मैं पिपरिया से। नहीं होती है। ये पुल का पूरा रोड का आधा हिस्सा टूट चुका है और आने जाने में लोगों को बहुत दिक्कत होता है। कई लोग का एक्सीडेंट भी हो चुका है। यहाँ कम से कम 2 से 3 साल पहले से ये स्थिति है, कोई ध्यान नहीं दे रहे इसमें। क्या स्थिति है? क्षतिग्रस्त है? क्या है पुलिया? क्या स्थिति है पुलिया का? बता तो रहा हूँ, पूरी तरह से टूट चुका है पुल। अगर जल्दी से जल्दी रिपेयर नहीं किया गया तो ये पुल आधा से ज्यादा बिखर जाएगा। अब ये गौरेला से मुख्य मार्ग है जो कि मरवाही रोड के लिए जाता है। एक ही पुल है ये, और ये इसी साल बारिश की वजह से टूट गया है और देख सकते हैं कि पूरा पुल धसक गया है और इसके बाद फिर आने जाने वाले को तकलीफ होगा भाई। रिपेयरिंग के लिए प्रशासन तो अभी तक कुछ नहीं देख के बस चले गए हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के मुख्य अतिथि में जिला स्तरीय बस्तर ओलंपिक का भव्य समापन समारोह का आयोजन स्थानीय विकास नगर स्टेडियम में हुआ। तो वहीं उप मुख्यमंत्री शर्मा ने समापन समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन द्वारा बस्तर क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मीडिया प्रतिनिधियों और जन प्रतिनिधियों के बीच रस्साकसी के मैच को देखने पहुंचे। साथ ही फरसगांव और माकड़ी विकासखंड की टीम के बीच आयोजित कबड्डी मैच और कराटे खेल के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और मैच का आनंद लिया। आपको बता दें, तीरंदाजी मैच में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। समारोह में उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र एवं मेडल प्रदान किया। इस मौके पर उन्होंने वॉलीबॉल मैदान के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। बस्तर में खेल ही नहीं भाई, परिधान बस्तर के अद्भुत है, वाद्ययंत्र बस्तर के अद्भुत है, नृत्य बस्तर का अद्भुत है, संगीत बस्तर का अद्भुत है, खेल की प्रतिभाएं बस्तर की अद्भुत है, बस्तर का कण कण अद्भुत है। और इसलिए आज जो ओलंपिक बस्तर ओलंपिक का जिला स्तरीय यहाँ पर समापन हुआ है, हमने देखा कि बहुत अच्छे खिलाड़ी तीरंदाजी बहुत शानदार और सारे विश्व में ये दुनिया के फलक पर छा जा सकते हैं, ये भारत में नेतृत्व कर सकते हैं। इनको अवसर मिलना चाहिए, इनको बंदूक की नोक पर रोकना नहीं चाहिए। सर, इनको निखारने का सबसे बड़ा श्रेय यदि कहा जाए तो वो है यहाँ के जो सुरक्षा बल के जवान जो बाहर से आए थे, तो सुरक्षा साथ साथ खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभाओं को निखारा था। निस्संदेह सुरक्षा बल के जवानों ने काम यहाँ पर किया है। हमारे स्थानीय DRG के लोगों ने दिया, सब फाइटर्स के लोगों ने दिया, तो बाहर से आए हुए लोगों सब में मिल सकते हैं और अच्छी सुविधा, अच्छी सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। और कांकेर के बांदे तहसील के अंतर्गत सैकड़ों किसानों को अपनी फसल को लेकर चिंता सताने लगी है।
वही कैरी फॉरवर्ड नहीं होने पर किसान धान नहीं बेच पाएंगे। अपनी फसल बेचने को लेकर अब किसानों के सामने नई मुसीबत है। किसान 50 से 60 किलोमीटर दूर से रोजाना अधिकारी के दफ्तर में सामने लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, फिर निराश होकर घर लौटना पड़ता है। तो वहीं पिछले कई सालों से पट्टे में धान बेचते आ रहे हैं, वहीं पट्टे का खासरा अब अमान्य बता रहा है और ऐसे में किसानों को समर्थन मूल्य में धान बेच पाना मुश्किल है। वहीं अधिकारी पोर्टल के साइट बंद होने की बात कर रहे हैं। जब तक साइट नहीं खुलता किसी भी किसानों को कैरी फॉरवर्ड नहीं करने की बात कर रहे हैं। मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े कार का एक्सीडेंट हो गया। आपको बता दें, राजपुर शंकरगढ़ मार्ग के गागर नदी के पास यह हादसा हुआ। मंत्री बिरसा मुंडा फुटबॉल प्रतियोगिता में शामिल होने कुसमा जा रही थी और कुसमी जाते वक्त इस दौरान महिला और बाल विकास और समाज कल्याण विभाग की मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े की कार का एक्सीडेंट हो गया। जानकारी के मुताबिक मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े खतरे से फिलहाल बाहर हैं। मनेंद्रगढ़ चिरमरी भरतपुर जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर प्रतेश राजपूत पर एक राइस मिलर ने कार्रवाई नहीं करने के एवज में 15 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। वहीं केल्हारी में संचालित कोरिया मिली राइस मिल के संचालक नजीर अहमद ने इसकी जानकारी इलाके के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को भी दी थी, जिसके बाद उन्होंने कलेक्टर को इसकी जांच के निर्देश दिए। इस मामले की बातचीत का ऑडियो और वीडियो भी सामने आया है। इस पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि उन तक शिकायत आने के बाद उन्होंने संज्ञान में लिया है। इस मामले में अपर कलेक्टर अनिल सिदार ने कहा कि डिप्टी कलेक्टर प्रतेश राजपूत से जवाब मांगा गया है। उनके द्वारा मेरे राइस मिल पहले भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें 100 कुंटल ज्यादा बताया गया। उसके बाद मेरे मिल को सील कर दिया गया। तो सील करके ताला चाबी उनके पास था पूरा। और फिर जब उनको खोला गया तो फिर उनका कहना है कि इसमें 1000 कुंटल कम है। उसके एवज में एडीएम साहब द्वारा मेरे से 15 लाख रुपया मांग किया गया। तो मांग करने के बाद क्या हुआ? फिर उसमें आगे मांग किया गया कि बोले अगर पेमेंट नहीं दोगे तो प्रदीप खम्परिया जी को जो भी कार्यवाही की गई थी उसी के ही जवाब के अनुक्रम में इनसे भी जवाब मांगा गया है। जो भी आएगी जानकारी उसके पश्चात जो भी कार्यवाही रहेगी, अभी कलेक्टर सर अवकाश पर है, उनके आने के पश्चात निराकरण की जो भी स्थिति रहेगी वो बन पाएगी। कुछ सर ऑडियो भी इसमें सामने आए हैं, कुछ जानकारी प्रशासन के पास तक? ऑडियो की जो जानकारी थी उसमें कहीं पर डिप्टी कलेक्टर का उस तरीके से वो नहीं आया है, बट जो भी नोटिस उनको दिया गया था प्रदीप खम्परिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।